हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे सीटेट में हिंदी का जो है टॉप 50 क्वेश्चन। ये ध्यान रखना है, पेपर 1 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है ये, और दोनों ही लोग इसे देख सकते हैं, चाहे 1 to 5 दे रहे हो चाहे 6 to 8 दे रहे हो। ये ऐसे प्रश्न लिए गए हैं कि आपको जो है ये रिपीट होना ही होना है। सेम क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन इससे रिलेटेड प्रश्न रिपीट होते ही रहते हैं। तो चलिए एकदम ज़बरदस्त तरीका से हम लोग पूरा डिटेल में इसे समझेंगे। ये 50 प्रश्न नहीं, इससे लगभग जो है हजारों प्रश्न आप बना सकते हैं एकदम आसानी से। कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग चलेंगे, कॉन्सेप्ट, एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल और बार बार पूछे गए प्रश्न को ही लिया गया है। आइए समझते हैं। खास करके हम यहाँ पर जो है इसमें रखे हैं भाषा अधिगम, भाषा शिक्षण, व्याकरण, पठन बोध, लेखन, मूल्यांकन, भाषा कौशल पर आधारित जो है यहाँ पर क्वेश्चन नजर आएंगे। पार्ट 1 में हम लोग देखेंगे भाषा अधिगम एवं भाषा शिक्षण। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर कि भाषा जो है सीखने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। क्योंकि भाषा से रिलेटेड है और भाषा को ही पढ़ रहे हैं, ये लगभग जो है आपको हिंदी में ही नहीं, जो लैंग्वेज आप लिए हैं उसमें ये काम दे सकता है, ये ध्यान रखना है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इंग्लिश में भी काम देगा आपको, अदर लैंग्वेज जो भी है उसमें काम देगा। तो हम कह सकते हैं कि भाषा का प्रयोग एवं अर्थपूर्ण संदर्भ, भाषा का प्रयोग जो है एवं अर्थपूर्ण संदर्भ में प्रयोग होना चाहिए। सबसे अच्छा अगर भाषा का आप प्रयोग करते हैं तो उसका संदर्भ कैसा होना चाहिए, अर्थपूर्ण। तो जब हम अर्थपूर्ण संदर्भ में भाषा का प्रयोग करते हैं तो ये क्या हो जाता है, सबसे बेस्ट तरीका है आपका जो है भाषा का प्रयोग करने का। ये आपको ध्यान रखना है, प्रभावी तरीका है। थोड़ा समझेंगे, इसे डिटेल करेंगे और जबरदस्त तरीका से। बच्चा केवल नियम याद करके भाषा में दक्ष नहीं होता है, उसे जो है सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने के अवसर मिलने चाहिए। अगर आप क्या कीजिएगा, उसे आप प्रयोग कीजिएगा, ध्यान रखना है, संदर्भों में यूज कीजिएगा, तब जाकर सही ढंग से आपका जो है भाषा का विकास होगा और भाषा को सही प्रयोग कर पाइएगा। उदाहरण में इसे समझ लेंगे। बच्चा को केवल जो है संज्ञा की परिभाषा रटाने की बजाय कहानी पढ़ाकर जो है उसमें संज्ञा शब्द ढूंढने के लिए कहेंगे, तो ये बेहतर तरीका है भाषा का जो है प्रभावी उपयोग का और शिक्षण का। तो ये इम्पोर्टेंट बात हो गया है। दूसरा है, एक आता है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर। यहाँ से प्रश्न हर एक साल बनते हैं, ये तो क्लियर ही है। प्रश्न लट्टू की तरह घुमा दे वो अलग चीज है, लेकिन कॉन्सेप्ट आप समझे रहिएगा तो कितनों घुमाए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट 2 शब्द आते हैं, 2 टर्म है, जिसमें एक टर्म है भाषा अर्जन और एक टर्म है भाषा अधिगम। यहाँ से तो 100% मान लीजिए कि प्रश्न आते ही आते हैं। आप एग्जाम में बैठिएगा, साफा पता चलेगा ये चीजें। तो ये वीडियो ही नहीं, समझिए कि एक तरह से टॉनिक है। तो यहाँ पर हम समझेंगे भाषा अर्जन। आप क्या करते हैं, जैसे हम क्या कर रहे हैं, हिंदी को अच्छे ढंग से अपने आप बोलना सीख लिए। हमने ना कहीं गया विद्यालयों में, चाहे कहीं जाकर सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। क्या किए, हम जो है अपने आप क्या करें कि हिंदी यूज करने लगे। आपका जो भी मातृभाषा, आप हिंदी बोलते हैं मान के चलिए, तो हिंदी बोलने के लिए आपको किसी विद्यालय, किसी संस्था, चाहे रेगुलर एजुकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी है। आप क्या किए हैं, समाज से इंटरकनेक्ट करके, संस्कृति से, परिवार से भाषा को सीख लिए हैं, अपने आप आ गया है आपके अंदर। तो जब अपने आप जो आता है भाषा, उसी को भाषा अर्जन कहते हैं, ध्यान रखना है। और अधिगम का मतलब होता है लर्निंग और अर्जन का मतलब होता है एक्विजिशन। इंग्लिश में भी पढ़िएगा तो ये दोनों चीज़ों को पढ़ना है यहाँ पर, लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग। तो इम्पोर्टेंट है, सभी में आपको ये काम देने वाला है। दूसरा है भाषा अधिगम। भाषा अधिगम का मतलब है, जैसे आपका भाषा हिंदी है जो आप क्या किए, बिना विद्यालय जाए सीख लिए हैं, यानी समाज से, परिवार से इंटरकनेक्ट करके चीज़ों को अपने अंदर अपने आप ही आप समावेशित कर लिए हैं। लेकिन अब क्या होता है भाषा अधिगम में, जैसे आप हिंदी सीखे हैं, आपको इंग्लिश सीखना है, और इंग्लिश सीखने के लिए आप क्या कर रहे हैं, विद्यालय जा रहे हैं, कैरिकुलम को फॉलो कर रहे हैं, सही ढंग से क्या कर रहे हैं, उसे सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं।
तो उसे हम लोग कहेंगे भाषा अधिगम लर्निंग, ये ध्यान रखना है। तो आपका मातृभाषा क्या हो गया, भाषा अर्जन हो गया। और टारगेटेड लैंग्वेज जो भी हो वो भाषा अर्जन के तहत आएगा। जैसे आप इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, चाहे कोई लैंग्वेज अदर सीखना चाह रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो अब आप बात करेंगे भाषा अर्जन। वास्तव में भाषा अर्जन स्वाभाविक एवं औपचारिक प्रक्रिया है। भाषा अर्जन कैसी प्रक्रिया है, स्वाभाविक और जो है औपचारिक अनौपचारिक प्रक्रिया है। ये क्या हो गया, अनौपचारिक। कैसे हो गया अनौपचारिक, यानी भाषा अर्जन को क्या है, आप डायरेक्ट ही सीख लिए हैं, उसमें कुछ आपको करने की आवश्यकता तो नहीं पड़ी है, कोई प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है, और यह स्वाभाविक है। इसमें क्या है कि आप स्वभाव से ही सीख लिए हैं, इसमें कुछ करने की जरूरत पड़ी है आपको। जो अभी आप भाषा बोलते हैं अपने धड़ल्ले से बोलते जाते हैं, तो क्या इसके लिए आपको कहीं कुछ करने की जरूरत पड़ी है, योजनाबद्ध तरीका बनाने की जरूरी पड़ी है, स्कूल जाने की जरूरी पड़ी है? नहीं। आप क्या है, समाज से और परिवार से इन चीज़ों को सीख लिए हैं, तो इसे भाषा अर्जन कहेंगे। भाषा अधिगम योजनाबद्ध तरीका से। आप पहले कहाँ गए, किसी संस्था में गए, विद्यालय में गए, वहाँ से टारगेटेड लैंग्वेज पर अब क्या किए, योजनाबद्ध तरीका बनाए, उसके नियमों को, उसके चीज़ों को सीखे। और जो है ये क्या है, औपचारिक प्रक्रिया है भाषा अधिगम। तो दोनों चीज़ों को हमने समझा, क्योंकि यहाँ से एक नंबर का प्रश्न बनना ही बनना है, इसलिए ज़्यादा हम जोड़ दिए हैं। चोट वहीं करना है जहाँ जरूरी है। बच्चा घर में जो है बातचीत सुनकर मातृभाषा सीखता है, तो ये क्या अर्जन है। लेकिन विद्यालय में जो है वह क्या है, हिंदी व्याकरण सीखता है, तो ये अधिगम है, चाहे इंग्लिश। आइए समझते हैं मातृभाषा का भाषा शिक्षण में क्या महत्व है। बहुत ही इम्पोर्टेंस है। मातृभाषा के माध्यम से क्या होता है, भाषा सीखना, यानी कि भाषा अधिगम में सहायता करता है ये। आइए समझे, मातृभाषा क्या होता है, आपकी माता की भाषा। माता की भाषा कहने का मतलब ये है कि आपके परिवार में, आस पड़ोस में जो भाषाएं बोली जाती है उसी को हम कहेंगे। तो अब है कि मातृभाषा में बच्चे संज्ञानात्मक एवं भाषायिक विकास में सहायता करता है। मातृभाषा जो होता है बालक के संज्ञानात्मक और भाषायिक विकास में सहायता करता है। तो मातृभाषा को हम कैसे ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं, ध्यान रखना है। तो इन चीज़ों को क्लियर अब हम किए हैं, तो आगे बढ़ते हैं। शिक्षक को बच्चे की मातृभाषा को बाधा ना मानकर संसाधन मानना चाहिए। यानी मातृभाषा जो है उसे बाधा आपको नहीं मानना है, उसको एक संसाधन, सोर्स के रूप में उपयोग करना है, और टीचर को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि भाषा सीखने में बच्चे की गलतियां क्या दर्शाती है। भाषा सीखने में ही नहीं, इवन किसी भी चीज़ को आप सीख रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट को सीख रहे हैं, क्योंकि आज जो है आपको सभी सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड हो रहा है, आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो फायदा बहुत होगा। तो भाषा आप सीखते हैं, चाहे कोई भी विषय सीखते हैं, तो उसमें गलतियां करते हैं। जैसे बालक को आप किसी चीज़ को सिखा रहे हैं, तो बालक क्या कर रहा है, सीखने में गलतियां कर रहा है। तो गलतियों को आप क्या कीजिएगा, गलतियों को जो है आप क्या कीजिएगा, स्वाभाविक प्रक्रिया मानिएगा कि ये सीखने का प्रक्रिया है। गलतियां करेगा तब तो ही कोई सीखेगा, तो ये चीज़ें हैं। अब है यहाँ पर गलतियां सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा है। गलती अगर बालक करता है तो उसे ऐसा नहीं समझना है कि ये कमज़ोर बालक है, ये गलत है। आपको ये समझना होगा कि गलती बच्चे की वर्तमान समझ का संकेत देता है कि बालक अभी क्या समझ रहा है, तो ये इम्पोर्टेंट है। उदाहरण के साथ आएंगे, बच्चा गया की जगह गई का गलत प्रयोग करता है, ठीक बात है। तो क्या करेगा शिक्षक तो शिक्षक उसकी भाषा समझ के विश्लेषण करना चाहिए कि वह भाषा समझ के किस स्तर पर है। आइए अब अगला क्वेश्चन आते हैं कि भाषा शिक्षण में शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए। भाषा शिक्षण में ही नहीं, इवन कोई भी शिक्षण में ये इम्पोर्टेंट है कि शिक्षक रोल करे सुविधादाता का, सहायता प्रदानकर्ता का, मार्गदर्शक का, ये ध्यान रखना है। तो शिक्षक यहाँ पर सुविधादाता यानी फैसिलिटेटर की जो है भूमिका में नजर आता है, यह इम्पोर्टेंट है। शिक्षक केवल जानकारी देने वाला नहीं बल्कि बच्चों की स्वयं सीखने के अवसर देने वाला होना चाहिए।
अगला क्वेश्चन है, बच्चों में भाषा कौशल का विकास कैसे किया जा सकता है। कोई भी बालक है, आप उसके अंदर जो है लैंग्वेज स्किल को डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, ये पूछता है। तो भाषा के जो है 4 प्रमुख कौशल हैं, ये ध्यान रखना है, तत्व भी कह सकते हैं। तो पहला है श्रवण कौशल, लिसनिंग स्किल, वाचन कौशल यानी कि जो है यहाँ पर स्पीकिंग स्किल हो गया, फिर आ गया पठन कौशल, रीडिंग स्किल, और लेखन राइटिंग स्किल। तो ये 4 जो है स्किल होते हैं, भाषा में कौशल होते हैं। तो ये चारों को आप एकीकृत जब कीजिएगा, एक साथ अटैच करके चीज़ों को सिखाइएगा भाषा को, तो वो सही ढंग से और प्रभावी होगा। अब आते हैं भाषा सीखने में संवाद का क्या महत्व है। संवाद का मतलब बातचीत, ठीक है, डिस्कशन। संवाद बच्चे को जो है भाषा के वास्तविक एवं अर्थपूर्ण प्रयोग का अवसर देता है। अब संवाद के माध्यम से क्या करेगा, बालक डिस्कशन कर रहा है चीज़ों को, तो वो क्या करेगा कि भाषाओं को अर्थपूर्ण रूप में प्रयोग करेगा और अपने अकॉर्डिंग बोलेगा, तो यहाँ पर बेहतर हो जाएगा ये चीज़ें। उदाहरण में देखते हैं, बाजार पर बातचीत का अभिनय करवाना। इसमें क्या चीज़ है, अभिनय जब कर रहा है बालक तो उसमें बोल भी रहा है, दूसरे बोल रहे हैं उसे सुन भी रहा है, शब्दावली का प्रयोग हो रहा है और सामाजिक कौशल बढ़ रहा है। तो ये तमाम चीज़ें। अगला क्वेश्चन है, द्विभाषिकता को शिक्षक कैसे देखे। द्विभाषिकता हो चाहे मातृभाषा हो, सभी को संसाधन के ही रूप में देखना है आपको। तो द्विभाषिकता को जो है आप संसाधन माननी चाहिए, समस्या नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। अब क्या होता है कि आप जान रहे हैं कि भारत जैसे देश में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाई संस्कृतियां हैं। आप क्या कीजिएगा, उसे निगेटिव में तो ले नहीं सकते हैं, पॉजिटिव रूप में लेना होगा। बच्चे 2 भाषाओं का प्रयोग करता है तो उसकी भाषाई क्षमताओं को विकसित करने के लिए दोनों भाषाओं के अनुभव का उपयोग किया जाना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण में रटने की अपेक्षा किस पर जोर दिया जाता है। तो भाषा शिक्षण ही नहीं, कोई भी शिक्षण में रटने की अपेक्षा आपको समझ प्रयोग पर जोर दिया जाता है। भाषा शिक्षण है, यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट है संप्रेषण, यहाँ पर जो है इस पर जोर दिया जाता है। तो ये 3 चीज़ें हैं। जैसे परिभाषा को याद कर लेना, ये सही नहीं है। आप जो है अधिक प्रभावी से आप क्या करते हैं कि परिभाषा को याद करो से अधिक प्रभावी ये चीज़ है कि आप जो है उदाहरण पहचानो और जो है स्वयं वाक्य बनाओ, ये इम्पोर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण में गतिविधियों का क्या महत्व है। जैसे भाषा शिक्षण हो रहा है तो आप क्या कर रहे हैं, लैंग्वेज को पढ़ा रहे हैं, ठीक बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप वहाँ पर एक्टिविटी करवा रहे हैं, तो एक्टिविटी का क्या महत्व होगा। जब बालक गतिविधि करेगा तो वो क्या होगा कि सक्रिय रूप से सीखता है, चीज़ों को खुद करके सीखता है, तो ये महत्व है। यानी गतिविधियाँ बच्चों को सक्रिय सीखने का अवसर देती है। जैसे भूमिका अभिनय, कहानी कथन, चर्चा, रचनात्मक लेखन, भाषा लेखन इत्यादि। अब दूसरा पार्ट आता है भाषा कौशल। भाषा कौशल को हम देख लेते हैं। तो भाषा कौशल से रिलेटेड पहला प्रश्न है, श्रवण कौशल का अर्थ क्या है। श्रवण कौशल का अर्थ पूछ रहा है। तो श्रवण मतलब होता है लिसनिंग स्किल। लिसनिंग स्किल का मतलब क्या है, किसी के बातों को आप क्या करते हैं, सुनते हैं। केवल सुनते ही नहीं है, उसके बातों को समझते हैं, उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर कहने की बात यह है कि श्रवण कौशल जो है सुनी गई भाषा को समझना, उसका अर्थ ग्रहण करना और प्रतिक्रिया देना है। उदाहरण में कहानी सुनकर, प्रश्न पूछना, सुनाकर, ये इम्पोर्टेंट है। अब क्या है कि बोलने के लिए कौशल के क्या है, बोलने के कौशल के विकास के लिए सबसे उपयोगी गतिविधि कौन सी है कि बालक के अंदर जो है क्या हो जाए, स्पीकिंग स्किल डेवलपमेंट हो। जब आप पढ़ा रहे हैं विद्यालयों में चाहे क्लास में हैं, तो आप चाहते हैं कि बालक के अंदर जो है बोलने की कौशल यानी स्पीकिंग स्किल डेवलपमेंट हो। तो इसके लिए क्या कीजिएगा, चर्चा करवाइएगा ना, डिस्कशन करवाइएगा, बातचीत करवाइएगा,
कहानी कथन और भूमिका अभिनय करवाइएगा। ये इम्पोर्टेंट है। केवल लिखित अभ्यास बोलने के कौशल को विकसित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। आइए अब अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पठन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पठन कौशल का मुख्य उद्देश्य है क्या चीज, आप अगर किताब को पढ़ते हैं, ठीक है, तो केवल पढ़ते हैं नहीं, आप पढ़ते हैं तो उसके साथ उसके अर्थ को ग्रहण करते हैं, अपने अंदर समावेशित करते हैं, ये ध्यान रखना है। तो केवल शब्दों को पढ़ लेना नहीं बल्कि अर्थ को ग्रहण करना पठन कौशल है। जैसे शब्द पहचानना, वाक्य बोध, अनुच्छेद बोध, निष्कर्षण निकालना, आलोचनात्मक समझ इत्यादि। अब अगला क्वेश्चन है कि सस्वर पठन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। सस्वर पठन की बात हो रही है, तो इसमें क्या होता है सस्वर पठन में कि उच्चारण कैसा हो, गति, विराम और जो है स्वराघात और प्रभाव का अभ्यास करना सस्वर पठन है, ये ध्यान रखना है। लेकिन थोड़ा सा समझना होगा, अर्थ बोध के लिए जो है केवल सस्वर पठन पर्याप्त नहीं है। इसके लिए आपको जो है उच्चारण कैसा होना चाहिए, आपकी गति कैसी होनी चाहिए, विराम कहाँ होनी चाहिए, स्वघात और प्रभाव अभ्यास इत्यादि शामिल है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मौन पठन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। मौन पठन में आप क्या करते हैं, बोलते नहीं हैं, मने मन पढ़ते हैं, मने मन। तो तेजी से अर्थपूर्ण ढंग से पढ़कर समझना, ये मौन पठन का उद्देश्य है, ये ध्यान रखना है। मौन पठन में जो है विद्यार्थी स्वयं पढ़ता है और अर्थ ग्रहण करता है। अब अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि लेखन कौशल के विकास के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन है। आप चाहते हैं कि बालक के अंदर जो है राइटिंग स्किल, जो वो लिखता है उसका विकास हो, तो इसके लिए जो है आप क्या तरीका अपना सकते हैं। तो बच्चे को जो है आप क्या कीजिए, स्वतंत्र एवं रचनात्मक लेखन का अवसर दें कि बालक को जो समझ में आ रहा है, जो बुझा रहा है, अपने अनुभवों को लिखे खुले तौर पर। तो ये महत्वपूर्ण तरीका है। उदाहरण में चित्र देखकर कहानी लिखना, अनुभव लिखना, पत्र लिखना, डायरी लिखना, कहानी को आगे बढ़ाना शामिल है। अगला जो है क्वेश्चन है 4 भाषा कौशल का सही क्रम। यहाँ से प्रश्न पूछता है सही क्रम कौन सा है। हम तो जानते हैं 4 भाषा कौशल है जिसमें कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, लेकिन क्रम पूछ लेता है कभी कभी। तो क्रम ये है, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, किसी चीज को सुनिएगा, फिर क्या कीजिएगा, बोलिएगा, फिर पढ़िएगा, फिर लिखिएगा। तो ये चीज है, ये ध्यान रखना है। तो क्या हो गया, एल से लिसनिंग और एल एस से क्या हो गया स्पीकिंग, आर से रीडिंग, क्या हो गया यहाँ पर एल ले लीजिए, एस ले लीजिए, आर ले लीजिए, एल ले लीजिए, ठीक है, डब्ल्यू ले लीजिए। तो एल एस आर डब्ल्यू याद रखिएगा, काम चल जाएगा। ये एक दूसरे के साथ परस्पर जुड़े हुए रहते हैं, ये ध्यान रखना है। तो एल एस आर डब्ल्यू, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये 4 का सही क्रम है एल एस आर डब्ल्यू। तो यहाँ पर ये समझना होगा, लेकिन वास्तविक भाषा प्रयोग में ये कौशल परस्पर जुड़े होते हैं। अब अगला भाग है पठन बोध एवं अपठित गद्यांश। यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं, ये ध्यान रखना है, पैसेज वाला और पठन बोध। आइए पहला क्वेश्चन है इसमें कि पठन बोध में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अर्थ का निर्माण कीजिए। यहाँ पर पैसेज से रिलेटेड है, पैसेज बनेंगे इसी से। विद्यार्थियों को पाठ से पहले तथ्य खोजना, निष्कर्ष निकालना, अनुमान लगाना, विचार समझना, आलोचनात्मक प्रतिक्रिया देना में समझ बनाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि अपठित गद्यांश के प्रश्न हल करते समय मुख्य रणनीति क्या होनी चाहिए। यानी जो पैसेज आएंगे आपका एग्जाम में, आप उसे हल करना चाहते हैं, ठीक बात है। तो जब हल करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, आपको जो है पहले प्रश्नों को समझें, फिर गद्यांश पढ़ें, उत्तर का जो है आधार पाठ में खोजें कि उत्तर कहाँ मिल रहा है, जो गद्यांश दे रहा है उसमें खोजें। पहले प्रश्न को देख ले,
फिर गद्यांश को पढ़ लें, फिर उत्तर खोज लें वहीं पर। अपनी जो है व्यक्तिगत जानकारी से उत्तर ना दें जब तक प्रश्न ऐसा ना पूछा जाए। जैसे आपसे पूछा जा रहा है कि पैसेज के अकॉर्डिंग ही आंसर दिया जाता है, ऐसा नहीं कि पैसेज में जो चीज़ बोला गया है वही आंसर आप दीजिएगा। अपने हिसाब से अनुमान लगा के उत्तर देना गलत है। काम तमाम हो जाएगा आपका, नंबर खत्म। अगला क्वेश्चन है कि अनुमानात्मक प्रश्न क्या होते हैं। तो नाम ही है अनुमानात्मक, तो कहने का ये मतलब है कि ऐसे प्रश्न जिसका उत्तर सीधे पाठ में नहीं लिखा होता है लेकिन पाठ के आधार पर निष्कर्ष निकाला जा सकता है। जैसे आप पैसेज देखते होंगे तो कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो अनुमानात्मक होंगे। कहेगा कि इस पाठ का शीर्षक लिखें, उपयुक्त शीर्षक लिखें। तो उपयुक्त शीर्षक तो लिखा हुआ नहीं है वहाँ पर, लेकिन आप जो है पाठ को पढ़ते हैं तो एक निष्कर्ष निकालते हैं कि ये चीज़ें हो सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। उदाहरण में लेखक के व्यवहार से उसके व्यक्तित्व के कौन सी विशेषता दिखाई देती है। तो जब आप पाठ पढ़िएगा तब तो ही अनुमान लगा पाएंगे कि कौन सी विशेषता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। अगला भाग आता है व्याकरण शिक्षण से है। व्याकरण पढ़ाने की सबसे प्रभावी पद्धति कौन सी है। आप चाहते हैं कि क्लास में जो है ग्रामर पढ़ाएं तो सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। प्रयोग से नियम की ओर जाना। पहले क्या करना है, प्रयोग करना है, फिर नियम की ओर जाएंगे। यानी कि पहले उदाहरण देंगे फिर नियम की ओर जाएंगे। पहले जो है विशेष काम करेंगे फिर सामान्य की ओर खींचेंगे उसे। और इसी विधि को हम लोग कहते हैं आगमनात्मक पद्धति, यानी कि इंडक्टिव मेथड। आगमन विधि और निगमन विधि से प्रश्न पूछते हैं तो इसी विधि को हम कहते हैं आगमन विधि। आगमन विधि में हम क्या कर रहे हैं, पहले उदाहरणों के माध्यम से बालकों को बता रहे हैं, फिर सभी उदाहरणों को मिलाकर एक सामान्य नियम की ओर बढ़ जा रहे हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग कहेंगे आगमन विधि, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं उदाहरण में, राम खेलता है, सीता पढ़ती है, बच्चे खेलते हैं। जो अंडरलाइन किया हुआ है खेलना, पढ़ना और पढ़ती, ये जो है आपको इन उदाहरणों से बच्चे स्वयं लिंग वचन आदि के नियम खोजे, तो ये इम्पोर्टेंट है। अब है निगमन पद्धति। यहाँ पर आगमन आ गया तो निगमन भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि प्रश्न बनता ही बनता है। डिडक्टिव मेथड है ये। निगमन विधि में हम लोग क्या कर रहे हैं, नियम से उदाहरण की ओर जा रहे हैं, न से निगमन न से नियम, नियम से उदाहरण की ओर जा रहे हैं। निगमन विधि यानी पहले सामान्य फिर विशेष इसमें होगा। पहले नियम बताया जाता है फिर उदाहरण दिए जाते हैं। दोनों पद्धतियों का उचित संदर्भ में प्रयोग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में व्याकरण का उद्देश्य क्या होना चाहिए। जब भाषा आप पढ़ा रहे हैं तो उस कक्षा में आपको जो है व्याकरण जब आप पढ़ते हैं तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। भाषा के कक्षा में व्याकरण का उद्देश्य, जब भाषा की कक्षा होती है तो व्याकरण का उद्देश्य की बात करें तो नियम रटवाना ये केवल उद्देश्य नहीं है, भाषा का प्रभावी एवं शुद्ध प्रयोग में सहायता करना उद्देश्य है। संदर्भ में व्याकरण पढ़ाने का अर्थ क्या है। आप किसी संदर्भ में जो है व्याकरण को पढ़ा रहे हैं तो इसका अर्थ क्या है, व्याकरण को अलग अलग नियमों की सूची के रूप में पढ़ाकर वास्तविक भाषा में समझना, ये इसका उद्देश्य है। जैसे कहानी, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि के पहचान। शब्द भंडारण बढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। शब्द भंडारण बढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका है संदर्भ में नए शब्द प्रयोग करें। जैसे सिर्फ शब्दों के सूची याद करना अपेक्षाकृत कम प्रभावी है। अगला भाग आता है भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण अवधारणाएं। तो पहला जो है प्रश्न यहाँ से पूछा जा रहा है कि रचनावादी दृष्टिकोण क्या कहता है। रचनावादी यानी कंस्ट्रक्टिज्म की बात हो रही है। ये कहता है कि बालक जो है यहाँ ज्ञान का निर्माण स्वयं करेगा, वो सक्रिय होगा, एक्टिव होगा। तो बच्चा ज्ञान का सक्रिय निर्माता है। शिक्षक ज्ञान सीधे भरने के बजाय शिक्षक सीखने के वातावरण तैयार करता है। सीधे ज्ञान नहीं दे देता है डब्बा की तरह, कोरा कागज की तरह। वो रचनावाद नहीं है कोरा कागज। रचनावाद है कि बालक के अंदर क्षमताएं हैं, पहले से क्या कर रहा है, उन्हीं क्षमताओं का प्रयोग करके खुद से अपना ज्ञान
निर्माण कर रहा है। उदाहरण में बच्चे को किसी कहानी का अंत स्वयं बनने देना। अगला है कि भाषा सीखने में पूर्व ज्ञान का क्या महत्व है। अब बालक क्या कर रहा है, जब विद्यालय पहुंचता है तो उसके अंदर पहले से कुछ न कुछ जानकारियां होती है, तो पूछ रहा है उसी का महत्व क्या है। बच्चा नई जानकारी को अपने पूर्व अनुभव एवं ज्ञान से जोड़कर बेहतर समझ लेता है, तो ये पॉजिटिव है। पाठ्य वर्षा पढ़ाने से पहले बच्चे से वर्षा का अनुभव पूछना, ये पूर्व ज्ञान बच्चा का उपयोग है शिक्षण में। अगला क्वेश्चन है बाल केंद्रित भाषा शिक्षण क्या है। इस बाल केंद्रित भाषा शिक्षण यानी केंद्र में तो बालक होगा। जब आप भाषा सिखाइएगा तो बालक को देखते हुए उनकी जो है सीखने के तरीका को देखते हुए ही पढ़ाना है। इसमें शिक्षक की योजना बच्चे की रुचि, आवश्यकता, अनुभव, क्षमता, भाषाई पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर बनाई जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है बहुभाषी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। शिक्षक को जो है क्या करना चाहिए, सीधा सीधी बात है, सभी भाषा को समान करेगा, समान एवं संसाधन के रूप में स्वीकार करेगा, बस इतनी सी बात है। बच्चा की मातृभाषा का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, यह इंपॉर्टेंट है। भाषा सीखने में जो है परिवेश का क्या महत्व है। परिवार, विद्यालय, समाज और मीडिया परिवेश है, सभी बच्चे के भाषाई अनुभव को प्रभावित करते हैं, यह ध्यान रखना है। उसी के माध्यम से उसकी भाषा होती है। अब अगला भाग आता है भाग 6 मूल्यांकन। मूल्यांकन से पहला प्रश्न है कि भाषा में आकलन का उद्देश्य क्या है। आकलन का उद्देश्य केवल अंक देना नहीं है, बल्कि यह जानना है कि बच्चा क्या जानता है, क्या समझता है, कहाँ कठिनाई हो रही है, आगे कैसे सहायता दी जा सकती है उसे सीखने में। इसलिए मूल्यांकन किया जाता है भाषा शिक्षण में, ये इम्पोर्टेंट है। अब अगला है कि प्रारूपिक आकलन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट। असेसमेंट दो प्रकार के हैं, पहला समेटिव और दूसरा फॉर्मेटिव। पहला फॉर्मेटिव और दूसरा समेटिव। यानी प्रारूपिक आकलन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होता है कि ये असेसमेंट सीखने की प्रक्रिया के दौरान होता है। यानी कि जब क्लास में पढ़ाई हो रही है, आपसे टीचर प्रश्न पूछ दिया तो एक तरह का फॉर्मेटिव असेसमेंट ही है। आपको होमवर्क दे दिया, क्लास वर्क दे दिया, ये सब फॉर्मेटिव असेसमेंट है। सीखने की प्रक्रिया के दौरान किए जाने वाला आकलन ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है। आपको अगर टीचर होमवर्क दे रहा है तो वो क्यों दे रहा है, क्योंकि वो आपको जानना चाह रहा है कि आप सीखे हैं कि नहीं, अगला दिन वो सुधार करेगा। तो इसका उद्देश्य होता है सुधार या सुधार के लिए फीडबैक देना। अगला क्वेश्चन है संकलात्मक आकलन यानी समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट क्या होता है, आपने क्या सीखा उसके आंकने के लिए ये किया जाता है। इसमें आपको प्रमाण पत्र, मार्कशीट जैसे वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक, बोर्ड परीक्षा इत्यादि शामिल हैं। किसी अवधि इकाई के अंत में सीखने की उपलब्धि का आकलन समेटिव असेसमेंट है। अब आता है निदानात्मक परीक्षण। ये सभी CDP हो चाहे अदर लैंग्वेज, सब में काम देगा जो चीज़ अभी हम बता रहे हैं मूल्यांकन से रिलेटेड। तो निदानात्मक परीक्षण जो है आपको डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है, ये क्या करता है, बच्चों को ये पहचानने में मदद करता है कि बालक अगर किसी चीज़ को नहीं सीख पा रहा है तो क्या कारण है कि नहीं सीख पा रहा है, बीमारी के कारण का पता ये लगाता है। यानी बच्चे की विशिष्ट कठिनाई को पहचानना। यदि बच्चा बार बार मात्राओं में गलती करता है तो शिक्षक उस समस्या के निदान कर सकता है। कारण को जानेगा, जब कारण को जान ले रहा है तब उपचार भी तो करेगा और दवाई देगा। यानी उपचारात्मक शिक्षण रेमेडियल टीचिंग क्या है कि जो आपका जो है जो समस्याएं आ रही थी बालक का, उसका तो समझ कारण का पता लगा लिया है उपचारात्मक निदानात्मक शिक्षण में। तो अब क्या कर रहा है, जो समस्या आ रही है उसे दूर करने के लिए वो अपने शिक्षण विधियां या अलग अलग तरीकों का उपयोग करेगा। तो पहचानी गई सीखने की कठिनाई को दूर करने के लिए विशेष सहायता और अवसर देना। क्रम है समस्या पहचानना, निदान, उपचारात्मक शिक्षण, पुनः आकलन। अगला पार्ट आता है शिक्षक एवं कक्षा व्यवहार। कक्षा कैसा होना चाहिए, क्लासरूम, और शिक्षक कैसे होने चाहिए, इससे प्रश्न बनते हैं, तो यहाँ से देख लेना। पहला क्वेश्चन है इसमें
कि यदि बच्चा भाषा में गलती करता है तो शिक्षक को क्या करनी चाहिए। शिक्षक जो है उसे डांटेगा नहीं, गलतियों पर मारेगा नहीं, गलतियों के कारण को समझेगा और उचित फीडबैक देगा। बच्चे को पूरी कक्षा के सामने अपमानित करना गलत है। अब अगला क्वेश्चन आता है, बच्चे की भाषा संबंधी त्रुटियों को कैसे देखा जाना चाहिए। जो भाषा में गलतियां कर रहा है बालक, उसे कैसे देखेंगे। तो लर्निंग प्रो में यहाँ पर प्रोसेस के संकेत के रूप में देखेंगे कि जो बालक गलतियां कर रहा है वो सीखने के प्रक्रिया का है, साधन है, माध्यम है, कह सकते हैं। त्रुटियों का विश्लेषण शिक्षक को बच्चे के वर्तमान समझ जानने में महत्व योगदान दे सकता है। अगला है कि कमजोर भाषा शिक्षार्थी के लिए क्या उचित है। अतिरिक्त अवसर, सरल सामग्री, सहपाठी सहयोग, व्यक्तिगत सहायता और निरंतर फीडबैक ये आवश्यक है। उसे अस्थायी रूप से कमजोर घोषित करना गलत है। अगला क्वेश्चन है कि भाषा की कक्षा में प्रश्न पूछने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। तो सर्वोत्तम तरीका ये है कि आप क्या करें, उन्हें कहानी का कौन सा भाग सबसे अच्छा लगा और क्यों, ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि तुम्हें कहानी का कौन सा भाग लगा अच्छा और कौन सा नहीं। ऐसे प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं कि केवल हाँ और ना में उत्तर दे दे, क्योंकि उसका भाषा जो है इससे भाषा की कक्षा का सर्वोत्तम भाषा उसका डेवलपमेंट नहीं होगा। तो ये चीज़ें हैं, इससे जो है अभिव्यक्ति का चिंतन बढ़ता है। अगर आप खुले ओपन एंडेड क्वेश्चन कभी भी पूछना चाहिए। चलिए आगे अब देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है सहकारी अधिगम, कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग मतलब क्या है कि बच्चा जो है एक दूसरे से सीखते हैं, आपस में इंटरकनेक्ट करके सीखते हैं, तो इसे सहकारी या कोऑपरेटिव लर्निंग कहते हैं। इससे क्या होगा कि संवाद बढ़ेगा, दोनों के बीच सहयोग बढ़ेगा, अभिव्यक्ति सामाजिक स्किल बढ़ेगा और भाषा का प्रयोग करना भी बढ़ेगा, भाषा प्रयोग का विकास होगा। अगला भाग आता है साहित्य एवं रचनात्मकता से प्रश्न भी आते हैं, तो देख लेते हैं। कहानी शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होनी चाहिए। यहाँ पर कहानी जब आप पढ़ा रहे हैं तो इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो केवल कहानी याद करवाना नहीं, उद्देश्य इसका अलग अलग हो सकता है। कल्पना शक्ति बालकों में बढ़ाना, भाषाई कौशल, अभिव्यक्ति, चिंतन, मूल्य बोध का विकास करना। अगला क्वेश्चन है कविता शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। जब आप पोयम कविता पढ़ा रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण क्या हो सकता है। कविता का रस, लय, भाव और अर्थ को क्या करना, समझाना। केवल कठिन शब्दों के अर्थ को लिखवा देना पर्याप्त नहीं है। अगला है चित्रों का भाषा शिक्षण में क्या उपयोग है। चित्र जब आप प्रयोग करते हैं तो उसे भाषा शिक्षण में उसका क्या उपयोग है। जो है यहाँ पर बात कर लें तो चित्र जो है बच्चों के बोलने, वर्णन करने, अनुमान लगाने और कहानी बनाने का अवसर देता है। चित्र देखकर 5 वाक्य लिखना ये क्या है, एक तरह का जो है आपको कह सकते हैं कि भाषा का डेवलपमेंट हो रहा है उसके अंदर। आइए आगे बढ़ते हैं। रचनात्मक लेखन का उदाहरण कौन सा है। रचनात्मक लेखन का उदाहरण, यदि मैं पक्षी होती पर अनुच्छेद लिखना। यानी कि रचनात्मक लेखन का मतलब ये है कि अपने क्रिएटिविटी का उपयोग करें, अपने अवलोकन का, अपने दिमाग का उपयोग करें, अनुभव का उपयोग करें। यह जो है बच्चे की कल्पना और स्वतंत्र अभिव्यक्ति को बढ़ावा देता है रचनात्मक लेखन। अगला क्वेश्चन है भाषा की पाठ्य पुस्तक का प्रयोग कैसे होने चाहिए। भाषा की पाठ्य पुस्तक का प्रयोग जो है यहाँ पर पाठ्य पुस्तक महत्वपूर्ण संसाधन है, लेकिन एकमात्र संसाधन नहीं मानना चाहिए पाठ्य पुस्तकों का। सभी चीज़ें आपको एकत्रित रूप से सीखनी चाहिए लेकर, ये ध्यान रखना है। किसी भी टीचर को एकमात्र संसाधन नहीं मानना है, पुस्तक को एकमात्र संसाधन नहीं मानना है, क्योंकि समन्वय जरूरी है दोनों में। शिक्षक को कहानी, समाचार, चित्र, स्थानीय सामग्री, बच्चों के अनुभव का भी उपयोग करना चाहिए। अगला जो है भाग है परीक्षा में बार बार आने वाले महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है भाषा सीखने में अनुकरण की क्या भूमिका है। अनुकरण के माध्यम से, यानी क्या कर रहा है, कॉपी कर रहा है बालक,
बालक जो है क्या करता है, बच्चे प्रारंभिक अवस्था में अपने आसपास के लोगों की भाषा सुनकर उसका प्रयोग करने लगते हैं। जैसे क्या होते हैं, उनके माता पिता कुछ बोल रहे हैं बालकों को, छोटे बच्चे हैं तो छोटा बच्चा उसी चीज़ को कॉपी करने लगेगा, बाबू तो वो भी बाबू बोलने लगेगा। तो ये क्या है, तो ये क्या कर रहा है, छोटा बच्चा अनुकरण कर रहा है, अनुकरण करके भाषाओं को अपने अंदर ले रहा है। लेकिन भाषा विकास केवल अनुकरण तक सीमित नहीं है। भाषा शिक्षण में संप्रेषण दृष्टिकोण क्या है, कम्युनिकेशन वाला बात है। तो कम्युनिकेशन क्या है, जब क्या कर रहे हैं, अपने विचारों, भावनाओं, अपने जो है बातों को दूसरे तक आप रख रहे हैं और दूसरे के प्रतिक्रियाओं को, दूसरे के बातों को समझ रहे हैं, ये कम्युनिकेशन है, ये ध्यान रखना है। तो कह रहा भाषा शिक्षण में संप्रेषण दृष्टिकोण क्या है, भाषा को वास्तविक संचार और सामाजिक संदर्भ में सिखाना है, ये ध्यान रखना। उदाहरण में जैसे अपने मित्र को जन्मदिन पर बुलाने के लिए क्या कहोगे, यह वास्तविक भाषा प्रयोग है। अगला क्वेश्चन है कि भाषा कक्षा में स्थानीय एवं संदर्भगत सामग्री का महत्व क्या है। स्थानीय सामग्री और संदर्भगत सामग्री की बात हो रही है। तो स्थानीय परिवेश में बच्चों के लिए परिचित होना, इसलिए वे उससे जुड़े पाठ और उदाहरण आसानी से समझ पाते हैं। यानी आप जो स्थानीय सामग्री का उपयोग कर रहे हैं, स्थानीय चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं भाषा जो है के संदर्भ में, तो बालक उससे जुड़ाव महसूस करेगा और चीज़ों को सही ढंग से समझेगा। जैसे गांव के बच्चों के लिए स्थानीय बाजार, खेत, नदी आदि उदाहरण लेना उचित है। अगला है भाषा शिक्षण में फीडबैक कैसी होनी चाहिए, तो स्पष्ट होनी चाहिए। ध्यान रखना है, केवल गलत लिखना पर्याप्त नहीं है। फीडबैक पर अपना विचार, ऐसा नहीं कि बालक ने किसी चीज़ को गलती किया तो उसे कह दिए कि ये गलत है। फीडबैक ऐसा होना चाहिए जिसमें विचार अच्छे हों, लेकिन वाक्य में क्रिया के रूप में दोबारा ध्यान दो, ये ध्यान रखना। यानी कि ठीक है, बहुत बढ़िया प्रयास किए, अगली बार सही हो जाएगा। तो इस तरह के फीडबैक होनी चाहिए, यहाँ पर गलतियाँ कर रहे हो इसे सुधारो। अब अगला क्वेश्चन है, सीटेट हिंदी भाषा में सबसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण क्या माना जाता है। तो बच्चों को सक्रिय भाषा प्रयोगकर्ता मानना। भाषा शिक्षण में जोर होना चाहिए किस चीज़ पर, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, समझना और अभिव्यक्ति पर। इन सभी को जो है अर्थपूर्ण संदर्भ में विकसित करना चाहिए। आइए सुपर रिवीजन देखते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जितना हो सके संभव अपने अपने ग्रुप, चैनलों में इत्यादि में शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। पहला है कि भाषा सीखना अर्थपूर्ण प्रयोग है। भाषा अर्जन स्वाभाविक प्रक्रिया है जो डायरेक्ट आप क्या कर लेते हैं, सीख लेते हैं। शिक्षक क्या करेगा, मार्गदर्शक का काम करेगा, फैसिलिटेटर का। बच्चा सक्रिय शिक्षार्थी होगा। गलती सीखने का संकेत है, ये ध्यान रखना है। श्रवण सुनकर अर्थ ग्रहण करना। पठन है अर्थबोध। लेखन है स्वतंत्र अभिव्यक्ति। और व्याकरण जो है संदर्भ में प्रयोग होनी चाहिए। आगमन उदाहरण से नियम जा रहे हैं, निगमन नियम से उदाहरण आ रहे हैं। प्रारूपिक आकलन सीखने के दौरान होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। और संकलात्मक आकलन जो है, समेटिव असेसमेंट, अंत में होता है परीक्षा, जैसे वार्षिक परीक्षा। निदानात्मक जो है कठिनाई पहचानना है। उपचारात्मक कठिनाई दूर करना है, यानी डायग्नोसिस और रिमेडियल हो गया। द्विभाषिकता जो है संसाधन है, मातृभाषा सीखने में सहायता करता है। रचनावाद ज्ञान का निर्माण है। और भाषा शिक्षण संप्रेषण एवं प्रयोग है। आइए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं टॉप एरियाज जहाँ से प्रश्न बनते हैं। भाषा अर्जन बनाम अधिगम दोनों को बताएं। भाषा अर्जन जो डायरेक्ट आप सीख लेते हैं, जिसके लिए स्कूल, कॉलेज, तमाम जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, पुस्तकें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और भाषा अधिगम जिसके लिए आप क्या करते हैं, विद्यालय जाते हैं। मातृभाषा भाषा अर्जन के तहत आ गया। और टारगेटेड लैंग्वेज भाषा अधिगम के तहत। 4 भाषा कौशल है आपको, पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना। पठन, बोध एवं अनुमानात्मक प्रश्न पूछा जाता है। भाषा की त्रुटियां और उच्चारणात्मक शिक्षण। व्याकरण शिक्षण में आगमन और निगमन पद्धति बताएं। आगमन में हम लोग उदाहरण से नियम और निगमन में नियम से उदाहरण। रचनावादी और बाल केंद्रित शिक्षण।
बहुभाषिकता और मातृभाषा दोनों को पॉजिटिव रखना है। प्रारूपिक, संकलनात्मक, निदानात्मक आकलन, संप्रेषण, भाषा शिक्षण, साहित्य, कहानी, कविता, रचनात्मक लेखन इम्पोर्टेंट है। गोल्डन रूल थोड़ा समझ लीजिए, बच्चे को केवल रटवाना नहीं है बल्कि जो है विकल्प में कम उपयुक्त होता है। क्या है? बच्चे को केवल रटाने वाले विकल्प कम उपयोग होता है, रटाने वाला तो छोड़ ही देना है संभवतः, जबकि अर्थपूर्ण संदर्भ, सक्रिय भागीदारी, संप्रेषण, अनुभव, समझ, रचनात्मक और फीडबैक पर आधारित विकल्प सामान्यतः अच्छे होते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ऐसे मैंने यहाँ पर जो है इसका मंथन राउंड चलाया है, लगभग हर एक चीज़ कवर किया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।